हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी अड्डा 24/7। मैं हूं मेधावी गुप्ता, आपकी आर्ट्स डोमेन की सीयूटी मेंटर और गाइड। तो शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि मैं अभी लेडी श्री राम कॉलेज में फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी ऑनर्स कर रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगी शुरू से लेकर अंत तक कि मैंने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में लेडी श्री राम कॉलेज क्रैक किया। तो इंट्रोडक्शन तो मैं आपको अपना दे ही चुकी हूँ। अब काफ़ी हम में से जानते होंगे कि लेडी श्री राम कॉलेज एक इंडिया का टॉप कॉलेज है जिसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और अब तो सीयूटी के आने के बाद से एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू हमारे को इसमें एडमिशन मिलती है। तो जब हमें पहले पहले सुना होता था ना कि डीयू में 3 कैंपसेस हैं, नॉर्थ साउथ, ऑफ कैंपस, और उसके टॉप कॉलेजेस हैं जैसे एसआरसीसी हो गया, लेडी श्री राम हो गया, मिरांडा हो गया, हिंदू, सेंट स्टीफेंस, हंसराज, ये सारे कॉलेजेस हैं। और तब लगता था कि यार हमें भी इस कॉलेज में जाना है, हमें भी अपना कोर्स इन्हीं कॉलेज में करना है। और तब तो काफ़ी पहले का होता था कि 12th के बेसिस पर एडमिशन हो जाती थी। ईजीली नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा परसेंटेज चाहिए होती थी, बट हाँ। तो तब गोल ये रहता था कि हाँ 12th के बोर्ड्स में बहुत मेहनत करनी है, 98-99% ला पाएंगे तभी हमारे को अपने कोर्स में इस कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगी। फिर आया सीयूईटी। तो हमसे पहले सिर्फ एक ही बैच ने सीयूईटी दिया है। तो तब तो पता चला कि ओ अब तो 12th के मार्क्स कहीं पर लगेंगे ही नहीं, डी में आने के लिए आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। तो तब तो थोड़ा डर लगने लगा कि यार पहले बोर्ड्स के लिए पढ़ो, फिर बोर्ड्स के बाद भी फ्री नहीं होंगे, फिर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पढ़ो, और उसके बाद भी पता नहीं एडमिशन होगी नहीं होगी। तो ऐसे सारे काफ़ी डाउट्स आते रहे। फिर जैसे जैसे तैयारी करने का टाइम आया, बोर्ड्स का टाइम आया, तो थोड़ा डर बढ़ने लगा कि यार अब तो पेपर भी पास आ रहा है, बोर्ड्स भी आ रहे हैं, दोनों के लिए पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे। हमसे पहले एक ही बैच ने दिया है, ना सोर्सेज है, ना ज़्यादा गाइडेंस है, ना ज़्यादा कुछ पता है कि पेपर कैसा होता है। तो काफ़ी सारी दिक्कतें, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारे डाउट्स आने लगे। पर जब हमने तैयारी करनी शुरू करी, जब मैंने तैयारी करनी शुरू करी, मेरे आसपास वालों ने, मेरे फ्रेंड्स ने तैयारी करनी शुरू करी, पढ़ना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा रिसर्च करी, तो पता चला कि ओ नहीं यार इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर करेंगे तो हो सकता है। हमारे टाइम पे सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती थी कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, क्योंकि ऑनेस्टली किसी को आइडिया नहीं था इतना। तो कोई मिस इन्फॉर्मेशन देने से अच्छा लोग ज़्यादातर यही बोलते थे कि यार नहीं पता है, या मतलब वैसे ही कि उनको ज़्यादा आइडिया नहीं था तो वो ज़्यादा गाइड नहीं कर पाते थे। तो वैसे ही धीरे धीरे हमने रिसर्च करनी शुरू करी। फिर पता चला कि हमने कौन कौन से कोर्सेज करने हैं, कौन से में हम इंटरेस्टेड हैं, कौन कौन से कॉलेज वो ऑफ़र करते हैं, फिर कौन कौन से कॉलेज में हम जाना पसंद करेंगे, क्या हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, वो सब के बारे में रिसर्च किया। पास्ट एक्सपीरियंसेस सुने, पास्ट परसेंटेजेस देखी कि 12th की परसेंटेजेस देखी कि कितना कंपटीशन है, कितना कट ऑफ गया, वो सब देखना शुरू किया, रिसर्च करी। पहला तो पहला जो हमारा स्टेप था वो यही था कि हम रिसर्च करेंगे। रिसर्च करी, अपनी प्रायोरिटीज़ बनाई, अपनी प्रेफरेंसेस बनाई कि यार यहाँ पर ये कर सकते हैं, इस कॉलेज में ये कोर्स कर सकते हैं, मुझे क्या चाहिए। तो उसके हिसाब से फिर हमने सबसे पहले तो रिसर्च पूरी हो गई, ठीक है। फिर आता था कि यार अब पढ़े कहाँ से। सबसे ज़्यादा डाउट होता था कि पढ़ना कहाँ से है, कैसे पढ़ना है, ऑफलाइन कोर्स ले, ऑनलाइन कोर्स ले नहीं ले, यूट्यूब से पढ़े। तो वो डिपेंड करता है। अब मैं उसके लिए एज जो मैंने मतलब ऑलरेडी मैं सीयूटी दे चुकी हूँ, तो मैं आपको जो सजेस्ट करूँगी वो करूँगी कि आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ो, अच्छे से गो थ्रू करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो आप कहाँ पे लैक करते हो, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या आपकी वीकनेसेस हैं, और कहाँ आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अगर एक बार आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस लेवल की और पढ़ाई करने की ज़रूरत है, कि आपको और कोर्स की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा टीचर, एक्स्ट्रा सोर्स की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि इन द एंड सोर्सेज बहुत मैटर करते हैं। अब मैंने अपने टाइम पर ऑनलाइन कोर्स लिया था, उसके उसके थ्रू मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी। फिर मैं गूगल से मॉक टेस्ट मैंने बहुत अटेम्प्ट करे थे। और दो चीज़ें होती हैं मॉक टेस्ट में भी, एक तो रेलेवेंट होना चाहिए, सिलेबस से बिल्कुल
रेलेवेंट होना चाहिए। अगर इरेलेवेंट हम बॉक्स ट्राई करते रहेंगे तो उससे सिर्फ डर बढ़ेगा, उससे सिर्फ हमारी ये लगेगा कि यार हमें कुछ नहीं आता है, भले ही वो हमारे टेस्ट के लिए रेलेवेंट ही नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल थे जो बहुत इरेलेवेंट थे और जिनकी वजह से मुझे बहुत डर हुआ था। तो वैसे ही एक तो रेलेवेंट मॉक टेस्ट देने हैं, और फिर जब रेलेवेंट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि मार्क्स नहीं आते हैं, तो उससे डरना नहीं है, उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। ये मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम सीखा था। तो फर्स्ट स्टेप आपका हमने किया रिसर्च, उसके बाद हमने देखा कि हमें क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। जब ये क्लियर हो गया तो फिर हमने स्टार्ट किया। अब लगता था कि यार बोर्ड्स तो दे दिए, बोर्ड्स तो इजी चले गए, टेस्ट में क्या आएगा, कैसे आएगा, अब कैसे पढूं, जीटी कैसे पढूं, लैंग्वेज कैसे पढूं, क्योंकि इतना सारा वास्ट सिलेबस था, इतना एक्स्ट्रा सिलेबस था कि पता ही नहीं चलता था। फिर जब मैंने और रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि डोमेन्स के लिए ना सिर्फ एनसीईआरटी के लिए स्टिक करना है। मतलब क्वेश्चंस यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा है, मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट और वैसे वैसे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो डोमेन्स के लिए पढ़ने के लिए मेरे लिए एनसीईआरटी थी, तो मैंने वापस एनसीईआरटी पढ़नी शुरू करी। मैंने लाइन बाय लाइन, अब मगअप नहीं करना है, समझना है, बट लाइन बाय लाइन डेप्थ में पढ़नी स्टार्ट करी एनसीईआरटी। फिर मैंने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करे, कम नंबर से थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा। तो वैसे ही फिर लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी कि ग्रामर में क्या आएगा, वोकैबुलरी में क्या आएगा। तो धीरे धीरे उसके लिए मैंने कम्प्लीटली यूट्यूब पर रिलाई किया। उसके लिए मैंने सर्च करती थी मैं कि टॉप 100 इंग्लिश क्वेश्चंस आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और जीटी के लिए काफ़ी, जैसे हमारे पास स्टैटिक जीके है, लॉजिकल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है, तो वो सब था। तो उसमें भी वही कि कितना पढ़ ले, तो मैं देखती, और ये भी नहीं पता होता था कि कौन से सेक्शन से कितना आएगा, कितना ज़्यादा करना है, कौन से सेक्शन की वेटेज कितनी है। तो जो चीज़ में मैं स्ट्रांग थी, जैसे लॉजिकल रीजनिंग होगी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में थोड़ा बहुत कर लेती थी अच्छे से, टाइम लगता था पर कर लेती थी, तो मैंने उसको और स्ट्रांग किया कि जितना वो है एटलीस्ट उतना तो अटेम्प्ट करूं। ठीक है, तो ऐसे मैंने अपने डोमेन्स और लैंग्वेज और जीटी को डिवाइड किया। मैं पहले एनसीईआरटी करूंगी डोमेन्स के लिए, और लैंग्वेज और जीटी के लिए यूट्यूब जितना हो सकेगा, जो चीज़ मैं स्ट्रांग कर सकती हूँ, जीटी के लिए जितना मैं स्ट्रांग कर सकती हूँ, जो मैं स्ट्रांग कर सकती हूँ उस पर फोकस कर रही थी। फिर मैंने, और एक टाइम के बाद जब एसएससीयूटी के लिए लास्ट के 10 डेज रह गए थे, तब मैंने बुक्स बंद करी, तब मैंने केवल क्वेश्चन सॉल्व करने पर फोकस किया, क्योंकि उससे ही कॉन्फिडेंस आना था। तो वैसे करके फिर धीरे धीरे एंट्रेंस एग्जामिनेशन का टाइम आने लगा। तो क्योंकि बहुत लंबा पीरियड होता है जो सीयूईटी का एग्जामिनेशन फेज होता है, तो जैसे फर्स्ट डे सेकेंड डे जो जो एग्जाम्स होते रहते हैं उनकी रिव्यू वीडियोस देखना, उनके देखना कि अब कैसे कैसे क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं, फिर मैंने वो देखे, तो उससे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार, जो अभी तक पढ़ रहे थे, जो हमारी स्ट्रैटेजी थी वो अभी तक ठीक थी। तो उनसे कॉन्फिडेंस आने लगा, पता चला कि क्या क्वेश्चंस का लेवल है, और टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है वो पता चला कि काफ़ी सारे बच्चे पेपर के टाइम पर टाइम मैनेज में दिक्कत फेस कर रहे थे, थोड़ा वो सीखा। तो फिर एंट्रेंस का जैसे जैसे होता रहा वैसे वैसे चीज़ें और क्लियर होती रही। जैसे काफ़ी सारे चैनल्स है, CUET अड्डा 24/7 भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता था, डेली कंसिस्टेंट वीडियोस आती थी, और उससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता था। तो उस टाइम पे ये मैं सजेस्ट करूँगी कि जब आपका पेपर पास आने लगेगा और पेपर शुरू हो जाएगा, तो उस टाइम अपडेटेड ज़रूर रहना। ठीक है, तो ये वाला फेज़ हो गया। उसके बाद जब पेपर देने लगते हैं तब, अब तो जैसे हमारे टाइम पे तो ऑनलाइन था, अब तो हाइब्रिड है, कुछ सब्जेक्ट्स का ऑफलाइन होगा, कुछ सब्जेक्ट्स का ऑनलाइन होगा। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है, उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है कि OMR पे कैसे करना है, स्क्रीन पे कैसे करना है, उसमें भी टाइम मैनेजमेंट आपको देखनी पड़ेगी। सबसे पहले उसके लिए भी जब हम वहाँ जाते हैं ना, तो जो वहाँ का एनवायरनमेंट होता है, स्ट्रिक्ट चेकिंग, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आपका स्कैन हो रहा है, वो सब तो आपको बहुत थोड़ा थोड़ा नर्वसनेस स्टार्ट होती है। पर जब आप देखते हो कि आपके सामने कितने सारे बच्चे हैं जो सेम गो थ्रू कर रहे हैं, फिर आप उनसे बात करते हो, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगता है कि नहीं, सब सेम लेवल पर है। तो एंट्रेंस वाले दिन लोगों से बात ज़रूर करना, पेपर से पहले भी, पेपर के बाद भी, काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। और ऐसा भी होगा कि आपके सारे पेपर एक दिन में नहीं होंगे,
हो भी सकते हैं बट मोस्टली नहीं होते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट्स के पहले होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स के बाद में होंगे। तो जब आप वो करोगे तो फिर आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा कि आप पेपर कर पाओगे। तो एंट्रेंस वाले दिन के लिए मैं ये बोलूँगी कि टाइम मैनेज करना अच्छे से। और मेरे टाइम पे भी मुझे पता चला था कि जैसे ही एक ऑनलाइन में एक पेपर खत्म होता है 45 मिनट्स के बाद ऑटो सबमिट होता है और उसी सेकंड आपका दूसरा स्टार्ट होता है। ये मुझे पेपर वाले दिन से पहले नहीं पता था। तो ऐसा हो गया था कि मैंने पहला पेपर दिया और फिर मैं बैठ गई कि अब दूसरा वाला स्टार्ट करेंगे, उसके लिए वापस डिटेल्स भरनी पड़ेगी या समथिंग। ऐसा भी नहीं हुआ। तो वो चीज़ एकदम से सरप्राइजिंग थी क्योंकि 2-4 मिनट तो मैं बैठी रही कि पेपर स्टार्ट हो गया था अगला, पर मैं बैठी रही। तो वो शायद एक चीज़ थी जो मुझे नहीं पता थी वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हम तब फिगर आउट करते हैं। फिर है चलो कैंपस लाइफ वगैरह, तो एक बार कॉलेज में आ गए उसके बाद हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं। तो यही है कि पहले लगता था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा एकेडमिकली हाई होना पड़ेगा एक नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस के टॉप कॉलेज में, DU के टॉप कॉलेज में आने के लिए। बट मैं ये कहूँगी कि कंसिस्टेंट एफर्ट्स की बात है। जब मैं प्रेप कर रही थी बोर्ड्स के बाद, तो ऐसा नहीं था कि मैं पूरा पूरा दिन पढ़ती रहती थी, पर जब मैं पढ़ती थी तो मैं डेडिकेटेडली पढ़ती थी कि तब मेरा दिमाग सिर्फ उस चीज़ में लगा हुआ है, तब मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहती थी। एक स्पेसिफिक टाइम था कि ये मुझे अलॉट करना ही है, ये मुझे पढ़ाई के लिए देना ही है। आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स और आपका लक बहुत मैटर करता है कि आप एक अच्छे कॉलेज में जा पाओ। तो उसके लिए डरने की बात नहीं है। डर मुझे भी लगता था, मैं आपके एंड पर थी, पर मेरे टाइम पर कोई मेरे को गाइड करने वाला नहीं था, बताने के लिए नहीं था कि इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा आपके एफर्ट्स मैटर करेंगे कि आप कितना अपनी तरफ से देना चाह रहे हैं, आप कितना अपनी तरफ से दे रहे हैं। तो सिर्फ डर के अगर मैं कुछ ना करूँ, अगर मैं डरूं और मैं सिर्फ बोलती रहूँ कि यार डर लग रहा है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। जब आप प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं ना और कंटिन्यूसली उसको अपने आप को मतलब कंटिन्यूसली आप करते रहते हैं कंसिस्टेंटली, धीरे धीरे, चाहे बिट्स एंड पीसीज में ही, वो वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। तो बाकी लक भी बहुत मैटर करता है। तो दूसरी चीज़ जो मैंने अपने टाइम पर सीखी थी कि लिमिटेड मत रहना, अपने ऑप्शंस को बहुत ज़्यादा वाइड रखना, बैकअप ज़रूर रखना, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे एफर्ट्स 101% होते हैं, पर थोड़ा लक खराब हो जाता है, नॉर्मलाइजेशन में नंबर कट जाए या कुछ ना कुछ हो जाए। तो उसके लिए हमेशा अपने बैकअप ऑप्शंस ओपन रखना। ऐसा नहीं करना है कि मुझे तो ये कोर्स इसी कॉलेज से चाहिए, ये नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि फिर आप बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपने आप को। तो बैकअप ऑप्शंस बहुत ज़रूरी है आपके लिए और ऑल्टरनेट्स बहुत ज़रूरी है, ऑप्शन बी रखना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बस इतना कहूँगी कि हमें सुनी सुनाई बातों पे की वजह से बहुत ज़्यादा लगता है कि यार बहुत मुश्किल है और बहुत बड़ा कॉलेज है, तो एडमिशन सिर्फ बहुत ही अच्छे बच्चों की होती होगी, क्योंकि हम भी एवरेज बच्चे थे अपने टाइम में स्कूल के, तो बहुत ज़्यादा हम भी अवेयर थे कि हमें कितना आता है, बट हम इस चीज़ के लिए रेडी थे कि हम उसके लिए वर्क करें। हम डीमोटिवेटेड हमें भी लगता था और डाउट्स हमें भी आते थे कि यार शायद नहीं हो पाएगा, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मुझसे तो बहुत ज़्यादा बेटर है जो शायद डिज़र्व करते होंगे ये कॉलेज। बट धीरे धीरे रियलाइज़ होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम अपनी तरफ से 100% दें और अपने आप को मोटिवेटेड रखें कि यार नहीं ये चाहिए, अब एस्पायर अगर हमने कर लिया है, एम हमारा बन गया है, तो हम उसके लिए वर्क करेंगे, उसके बाद फिर लक पर छोड़ दो। एक बार पूरी तरह वर्क करो, फिर लक पर छोड़ दो, कर सकते हैं। डर लगता था और अब तो ऐसा भी है कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, आपके पास CUET मेंटोर्स हैं। आप बेफिक्र हो कि कोई भी क्वेश्चन CUET के रिगार्डिंग, कॉलेज के रिगार्डिंग, कॉलेज के रिव्यूज़, कहाँ जाना है नहीं जाना है, वो सब खुद से फिगर आउट करने के साथ साथ हमसे भी पूछ सकते हैं। तो
वीडियो के एंड में मैं बस इतना बोलूँगी कि डरने की बात नहीं है, साथ में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, पेपर पास आ रहा है, सारे अच्छे से अब गियर अप कर लेना है। थोड़े 20-30 दिन की बात है, अभी मेहनत कर लेंगे, उसके बाद बहुत अच्छी लाइफ होगी, डीयू में आके बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और अगर आप मेंटोरशिप के सेशंस लेना चाहते हैं तो आप पार्थ बैच को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। पार्थ बैच और महापैक में तो सारे बैचेस अवेलेबल हैं ही। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी आपको डाउट हो, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें मेल डाल सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सीयूईटी के लिए।